जय हिंद साथियों। आज से हमारी भूगोल जीएस की पहली कक्षा प्रारंभ हो रही है। इसके पहले हमने जो सिलेबस था सामान्य अध्ययन का भूगोल विषय को लेकर के उसको डिस्कस किया था डिटेल में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। आप लोग अगर उसे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए कि हमारे सामान्य अध्ययन के पेपर में, चाहे मेंस का हो चाहे प्री का पेपर हो, किस तरीके से भूगोल विषय उसमें कवर करता है। तो पहला टॉपिक आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे अपने भूगोल में, भूगोल के सामान्य अध्ययन के विषय में, तो हमारा पहला टॉपिक है आज ब्रह्मांड विज्ञान को लेकर के हम अध्ययन करेंगे। एस्ट्रोनॉमी का हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। एस्ट्रोनॉमी हमने बताया था, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में अंतर है। एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिष विज्ञान है और एस्ट्रोनॉमी में हम खगोल की अध्ययन करते हैं। देखिए, हमारा जब भी हम रात को खुले आकाश के नीचे जाते हैं तो आसमान की तरफ जब नजर उठाकर देखते हैं तो असंख्य तारों का समूह दिखाई देता है, और ये असंख्य तारे हमारे दिमाग में बहुत कौतूहल भरे प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि आखिर ये हैं क्या, ये पिंड कैसे उत्पन्न हुए हैं। तो ये जैसा कौतूहल आज हमारे दिमाग में आता है, इसी प्रकार से कौतूहल आज से प्राचीन समय में व्यक्तियों के दिमाग में भी आता था। तो ग्रीक विद्वानों ने सबसे पहले यहाँ से शुरू किया था इसके बारे में कुछ जानकारी एकत्र करना। तो जो पूरा सिस्टम है हमारा कुछ इस तरीके से सबसे, हालांकि ब्रह्मांड को तो हम जो है एक सीमा रेखा में नहीं बांध सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं ये एक सर्किल है, हमने बाह्य सर्किल ड्रॉ किया, तो इस बाह्य सर्किल को हम मान लेते हैं ये क्या है, हमारा ब्रह्मांड है। ये क्या है, हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है। बाह्य सर्किल को हमने ब्रह्मांड मान लिया। अब इस ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सीज हैं, लगभग 100 अरब गैलेक्सीज हैं। तो इसमें हम गैलेक्सी का अध्ययन करेंगे। 100 अरब गैलेक्सीज है, तो ये गैलेक्सीज का सर्किल हो गया, ठीक है। और इसी गैलेक्सी में 100 अरब गैलेक्सीज में, प्रत्येक गैलेक्सीज में लगभग 100 अरब तारे हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तो गैलेक्सीज हैं इस ब्रह्मांड में, और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब से अधिक तारे हैं। और उसी गैलेक्सी में हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मंदाकिनी। हमारी एक गैलेक्सी है जिसका क्या नाम है, मंदाकिनी, या फिर इसको मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्की वे। तो इस मिल्की वे गैलेक्सी में ही हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सौर परिवार है। अब इस मिल्की वे गैलेक्सी में हम अपने सौर परिवार का अध्ययन करेंगे, और इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टेलेशन है, तारामंडल है, उसका अध्ययन करेंगे। और साथ में थोड़ा सा हम देख लेंगे जो नक्षत्र हैं, राशियां हैं, तो उनका किस तरीके से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि ज्योतिष का विषय है, तो इसमें देखिए हम लोग किस तरीके से बारी बारी से एक तरीके से हम अगर सिलोजियम बनाएं तो सिलोजियम में हमारा पहले ब्रह्मांड आ जाएगा, फिर गैलेक्सी आएगी। गैलेक्सी में जो है हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी आएगी। मंदाकिनी गैलेक्सी का ही अध्ययन करेंगे। भाई, जिस जगह हम रहते हैं पहले हम तो उसी चीज का अध्ययन करेंगे ना, पूरे ब्रह्मांड का तो अध्ययन करने से रहे, इसके बारे में इतना स्रोत जानकारी भी नहीं प्राप्त है। लेकिन जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारा फर्ज है, तो हम मंदाकिनी गैलेक्सी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इस मंदाकिनी गैलेक्सी की बहुत सारी रोचक तथ्य हैं, जिसमें हम लोग जो हमारे सूर्य परिवार से दूर एकदम स्थित तारों का समूह है, कॉन्स्टेलेशन जिसको कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, थोड़ा सा पास जो तारों का समूह है नक्षत्र कहलाता है, नक्षत्र मंडल कहलाता है। और ऐसी कुछ राशियां हैं जिनका हमारे पृथ्वी पर मानवीय जीवन पर, मानवीय पहलू पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे करके जो है 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं और 88 तारामंडल हैं। तो इन सब चीजों का हम लोग यहाँ पर बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है ये देखते हैं हम। ये बहुत रोचक विषय है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले चूंकि हम पृथ्वी पर मनुष्य रहता है, तो पृथ्वी के बारे में ही तो विचार आया होगा कि पृथ्वी कहाँ से आई। तो इसलिए पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पहले प्रतिपादित किए गए। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पहले प्रतिपादित किए गए। उसके बाद में जो है हमारे सौर परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत आए। फिर बाद में जब
रोचकता और बढ़ती गई, लोगों का ज्ञान और विस्तृत होता गया, तो फिर ब्रह्मांड के बारे में जानना सीखा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत आए, जिसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग या महाविस्फोट थ्योरी। तो इस महाविस्फोट थ्योरी ने आज काफी कुछ जो है हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान कर दिया है। तो आज यहाँ पर हम लोग सिर्फ बिग बैंग थ्योरी का अध्ययन करेंगे। इसके बाद जब हम लोग ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे, तो वहां पर कुछ व्यक्तियों ने जो ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित जैसे सिद्धांत दिए हैं, जैसे आपका एकल तारा सिद्धांत, द्वैतारक सिद्धांत, ठीक है, इस तरीके से हम लोग वहां अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हम एक गैलेक्सी, अपनी जो हमारी गैलेक्सी है उसको समझने से पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर एक नजर डालते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यहां पर हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। देखिए आज जो ब्रह्मांड इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इतना विस्तृत दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्मांड पहले एक छोटे से केंद्र बिंदु के रूप में था, एक डार्क मैटर था, इस तरीके से बहुत सूक्ष्म केंद्र बिंदु था, बहुत सूक्ष्म जो है बिंदु था। और इस सूक्ष्म बिंदु के जो है दो विशेषताएं थी। इसका तापमान बहुत अनंत था, एकदम बिल्कुल जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसको हम नाप भी नहीं सकते हैं, अनंत तापमान था। और इसका घनत्व जो था, डेंसिटी जो थी, वो भी बहुत अनंत थी। तो इस डार्क मैटर, जिसको डार्क मैटर हम कह सकते हैं, ये एक डार्क मैटर था, जो है डार्क मैटर इस सूक्ष्म पदार्थ था। और इसकी दो विशेषताएं थीं, ये जो है बहुत ही तप्त था, ये तप्त था, अनंत तप्त था, और इसका घनत्व जो है बहुत अधिक था, इसका घनत्व बहुत अधिक था। तो इस डार्क मैटर की दो विशेषताएं थी। अब इस डार्क मैटर के साथ जो अगला चरण आया, कुछ फेजेस में हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अगला जो चरण आता है, उस चरण में आज से करीब 15 अरब वर्ष पूर्व, लगभग एनसीईआरटी में 13.7 अरब वर्ष पूर्व लिखा हुआ है, और कुछ किताबों में 15 अरब वर्ष पूर्व लिखा मिलता है। तो हम 13.7 से लेकर के, यानी 13 से लेकर के 15 अरब वर्ष के बीच का समय मान सकते हैं। तो 15 अरब वर्ष पूर्व इस डार्क मैटर में जो हमारा ये काला बिंदु था, सूक्ष्म गोलक था, इस सूक्ष्म गोलक में एक महाविस्फोट हुआ। क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ। और इस महाविस्फोट को ही क्या कहा गया? बिग बैंग कहा गया। क्या कहा गया? बिग बैंग कहा गया। इस सूक्ष्म गोलक में ही महाविस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा गया। और इस महाविस्फोट के बाद तुरंत, बिल्कुल 1 सेकंड के अल्पांश समय में ही इसमें से 3 चीजों की उत्पत्ति हुई। एक तो कुछ मैटर्स की उत्पत्ति हुई, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई, और इसके साथ साथ में स्पेस और टाइम, यानी किन 3 चीजों की उत्पत्ति हुई? मैटर्स की, मैटर्स में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर सकते हैं। और इसके अलावा स्पेस की उत्पत्ति हो गई, स्पेस की उत्पत्ति हो गई। और टाइम, यहीं से टाइम शुरू हो गया। इसके पहले टाइम था ही नहीं। इसके पहले कहाँ टाइम था? जब ब्रह्मांड ही नहीं था तो टाइम ही नहीं था, और ब्रह्मांड नहीं था तो स्पेस भी नहीं था, और ब्रह्मांड नहीं था तो मैटर भी नहीं था, ना स्पेस था, ना मैटर था, ना टाइम था। लेकिन महाविस्फोट के बाद मैटर भी आ गया, स्पेस भी हो गया ब्रह्मांड में, और टाइम की भी उत्पत्ति हो गई। तभी तो हम मानते हैं कि आज से करीब 15 अरब वर्ष पूर्व ये घटना घटित हुई। और इसके बाद जो है, इसमें क्या हुआ? विस्फोट के बाद तुरंत जो है फैलाव शुरू हुआ, विस्तार शुरू हुआ। ब्रह्मांड में विस्तार शुरू, बहुत तेजी से, कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं, कुछ ऐसे विस्तार शुरू हुआ। ये हमारा यहाँ जो है एक डार्क बिंदु है, एक डार्क मैटर है, और इसमें विस्तार इस तरीके से शुरू हो गया। गैलेक्सीज जो है एक दूसरे से दूर जाने लगी। ये मान लेते हैं इस तरीके से एक टाइम है, यहाँ से 15 अरब वर्ष पूर्व है, 15 अरब वर्ष पूर्व यहाँ विस्फोट हुआ। फिर इसमें जो है गैलेक्सीज जो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए विस्तृत होने लगी, दूर तक फैलने लगी। तो इसका, इस चीज का जो गैलेक्सीज का फैलाव है, इसके बारे में 1920 ईस्वी में हब्बल महोदय ने, हब्बल एक वैज्ञानिक थे, एक जो है खगोल शास्त्री थे हब्बल महोदय, उन्होंने इसके बारे में साक्ष्य भी प्रस्तुत किया कि हमारे ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, आज भी विस्तार जारी है। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने बताया कि आप एक डॉटेड गुब्बारा लीजिए, ऐसा गुब्बारा लीजिए जिसमें कुछ
डॉट हों, पॉइंट, बिंदु हों, और उनको फुलाइए। जब गुब्बारे को फुलाएंगे तो उसमें से जो डॉट हैं वो फैल जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर फैलेंगे। तो इसी तरीके से हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं में भी विस्तार जारी है, हो रहा है, और ये विस्तार जो है अभी भी जारी है। तो इस तरीके से एक सूक्ष्म गोलक से हमारे ब्रह्मांड में जो है गैलेक्सीज की उत्पत्ति हुई, और इसके बाद में जब इसमें विस्फोट हुआ तो चूंकि चारों तरफ जो है जब ये पदार्थ बन गए, जो है इसमें मैटर्स बन गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इन मैटर्स में क्या हुआ कि इसमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ। तेजी से ये घूम रही थी, तेजी से घूमते हुए, और हर पार्टिकल्स में, सारे पार्टिकल्स एक जैसे तो थे नहीं, कुछ बड़े पार्टिकल्स थे, कुछ छोटे पार्टिकल्स थे। तो इस तरीके से इनमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ, और गुरुत्वाकर्षण के कारण इनमें एकत्रण, समूहन शुरू हुआ, और समूहन से जो गैसीय पिंड थे, गैसीय पिंड बन गए नेबुला में। किसमें बन गए? नेबुला में, निहारिका जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से निहारिका की उत्पत्ति हुई, और यही निहारिका चल करके आकाश गंगाओं की उत्पत्ति में योगदान करते हैं। आकाश गंगा क्या है? तारों का एक जो है निश्चित आकार के तारों का एक समूह होता है आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है? गैलेक्सी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, जिसमें हमने बताया एक आकाश गंगा में करीब 100 अरब से भी अधिक तारे होते हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पर आकाश गंगा का अध्ययन करेंगे। देखिए, गैलेक्सी हमने बताया हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सी की संख्या 100 अरब से भी अधिक है। गैलेक्सी की संख्या हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब से भी अधिक है, 100 अरब से भी अधिक है। और इस गैलेक्सी में जो हमारी गैलेक्सी है, भाई हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसी का तो अध्ययन करेंगे। बाकी आसपास की गैलेक्सी, जैसे हमारी सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है। कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा है, जो कि हमारी गैलेक्सी से 2.2 मिलियन लाइट ईयर दूर है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। तो कुछ इस तरीके से हमारी गैलेक्सी जो है, उसकी गैलेक्सी की 3 जो है भुजाएं हैं। हमारी आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है, उसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, जिसमें बीच में एक बल्ज है, उभार है, और इस उभार के साथ में कुछ इस तरीके से जो है ये भुजा है। ठीक है, ये इस तरीके से भुजा है, ऐसे हम बना सकते हैं। तो अब इसमें, इसी गैलेक्सी में तारों का निर्माण होता है, इसी गैलेक्सी में तारों का निर्माण होता है। चूंकि हमारी ये गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे है। तो मिल्की वे में हमारा सौर परिवार भी है। तो हमारा सौर परिवार जो है इसके बाहरी छोर में है। ये 3 भुजाएं हैं घूर्णनशील, किसी भी गैलेक्सी की 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। और देखिए एक चीज और समझ लीजिए, गैलेक्सियों के आकार 3 प्रकार से होते हैं। एक तो इलिप्टिकल हो सकता है, गैलेक्सी कैसी हो सकती है? इलिप्टिकल हो सकती है, इलिप्टिकल हो सकती है, इलिप्टिकल। और दूसरा गैलेक्सी जो है स्पाइरल हो सकती है, स्पाइरल, जैसा कि हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे कैसी है? स्पाइरल है। और तीसरा इरेगुलर हो सकती है, अनियमित हो सकती है, इरेगुलर, अनियमित हो सकती है। तो इलिप्टिक हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे वो कैसी है? स्पाइरल प्रकार की है। इसीलिए बहुत सारे तारे इसमें समाये हुए हैं। स्पाइरल कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आपने अपनी नोटबुक देखी होगी स्पाइरल बाइंडिंग वाली, इस तरीके से स्पाइरल होता है। या स्प्रिंग आप देख सकते हो, जिस तरीके से स्प्रिंग में स्पाइरल बना होता है, ऐसे ही तारों का समूह यहाँ पर सजा होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसीलिए असंख्य तारे इसमें समाये रहते हैं स्पाइरल में। तो हमारा मिल्की वे भी स्पाइरल है। इसके साथ में हमारे गैलेक्सी के पास में दूसरा गैलेक्सी जो स्थित है एंड्रोमेडा, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हमारी गैलेक्सी से स्थित है। तो उसमें भी जो है वो भी कैसी है? वो भी स्पाइरल गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा भी स्पाइरल गैलेक्सी। अब इस गैलेक्सी में जो है, अब इसमें कुछ चीजें और हैं। अगर ये 3 गैलेक्सी, जब हम 3 गैलेक्सी आसपास हैं, उन तीनों गैलेक्सी को इकट्ठा करते हैं तो ये सुपर क्लस्टर के रूप में जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? 3 गैलेक्सियों का समूह क्या कहलाता है? सुपर क्लस्टर कहलाता है। सुपर क्लस्टर क्या है? 3 गैलेक्सियों का समूह सुपर क्लस्टर कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रश्न बन सकता है कि गैलेक्सी में जो है सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? तो 3 गैलेक्सीज का समूह सुपर क्लस्टर कहलाता है। अब देखिए हमारा जो सूर्य है, इसको हम, हमारी गैलेक्सी में जो सूर्य है, सूर्य हमारी जो है बीच वाली भुजा में स्थित है। ये हमारी
जो है बल्ज है, यहाँ पर जो है सारे तारे आकर के डेड होते हैं, बल्ज में जो है ब्लैक होल बनता है। तो इसमें इस तरीके से ये घूर्णन कर रही हैं, कौन सी दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज गैलेक्सी घूम रही है अपने अक्ष पर, और इसमें बीच वाले मध्य वाले भुजा में हमारा सूर्य है। क्या है? हमारा सूर्य है, ठीक है, अपने परिवार के साथ में। और सूर्य के पास में ही जो है एक डॉग स्टार है या साइरस है, जो कि सबसे चमकीला तारा कह सकते हो। सूर्य भी एक तारा है, तो साइरस सूर्य तो सबसे चमकीला है ही, जिसकी रोशनी हमारी पृथ्वी पर प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर दूसरे चमकीले तारे की बात करें तो साइरस है, जिसको डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग स्टार। ठीक है, तो ये पीटी का प्रश्न है। साइरस सबसे चमकीला तारा है तारों में बात करें सूर्य के अलावा। और इसके अलावा सूर्य के नजदीक स्थित जो तारा है वो कौन सा? डॉग स्टार तो दूर है, लेकिन सबसे नजदीक, सूर्य के नजदीक सबसे नजदीक जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी आप कह सकते हो। तो ये सूर्य से नजदीक, सबसे नजदीक स्थित क्या है? हमारा जो है तारा है। लेकिन सबसे चमकीला तारा कौन सा? डॉग स्टार है या साइरस है। तो इस तरीके से ये हमारा सूर्य है। अब ये सूर्य, चूंकि गैलेक्सी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो सूर्य की गति इस तरीके से, और सूर्य जो है अपनी गैलेक्सी का पूरा चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। कितने वर्ष में लगाता है? 25 करोड़ वर्ष में। ये पीटी का प्रश्न है, प्री में आ सकता है कि सूर्य अपनी गैलेक्सी का एक पूर्ण चक्कर कितने वर्षों में पूरा करता है? तो 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। और ये 25 करोड़ वर्ष, इसीलिए 25 करोड़ वर्ष को जो है कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मिक ईयर। तो कॉस्मिक ईयर प्रश्न बनेगा, कॉस्मिक ईयर कितने वर्ष का होता है? 25 करोड़ वर्ष का होता है। एक कॉस्मिक ईयर बराबर 25 करोड़ ईयर। 25 करोड़ ईयर जो है क्या होता है? एक कॉस्मिक ईयर होता है। और सौरिक वर्ष कितना होता है? एक सौरिक वर्ष 365 दिन का होता है, क्योंकि हमारी जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो इस तरीके से 365 दिन लगते हैं। 365 दिन का एक क्या होता है? सौरिक या सोलर डे होता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा क्या हो गया? गैलेक्सी में सूर्य हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बारी बारी से, अब देखिए इसकी गति भी समझ लीजिए। जो इसकी गति है, सूर्य की गति है, वो लगभग 220 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रही है। बहुत धीमी गति से घूम रही है ना, इतनी तेज गति से घूम रही है। 220 से लेकर, कहीं 220 मिल जाएगा, कहीं 250 मिल जाएगा, तो मान लेते हैं 220 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 250 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है सूर्य। फिर भी उसे अपने गैलेक्सी को एक पूरी चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। जो हमारी पृथ्वी का वर्ष है उसके 25 करोड़ वर्ष के बराबर का समय लगता है। तो इस तरीके से जो है हमारे सूर्य गैलेक्सी की बात हुई। अब इस गैलेक्सी में ही कुछ तारों के समूह हैं, निश्चित आकार के तारों के समूह हैं, जिनको क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं या तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल। तारामंडल, या फिर इसको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। तो तारामंडल क्या है? जो है निश्चित आकार के तारों के समूह को, एक निश्चित आकार बनाता है जब तारों का समूह, तो उसे क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। और ये सूर्य से काफी दूर स्थित है, इसलिए इनको जो है वैसे तो नग्नाक से भी कुछ दिख जाते हैं, नहीं तो दूरबीन की सहायता से इन्हें देख करके पहचाना जाता है। अब इसमें मान लेते हैं ये हमारी गैलेक्सी है, ये हमारी क्या है? गैलेक्सी है। और इस गैलेक्सी में यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है। तो इसके नज़दीक जो है, इसके नज़दीक हमारी राशियाँ हैं, हमारी राशियाँ हैं, जो कितनी हैं? 12 राशियाँ हैं। इनका प्रभाव, चूंकि राशि भी तारों का एक समूह है जो हमारे सूर्य से नज़दीक स्थित है। और इसके बाद में यहाँ से कुछ ऊंचाई पर नक्षत्र हैं। ये भी एक तारों के समूह हैं, जो कि ऐसे 27 नक्षत्रों की हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण जी, भगवान जी जिस नक्षत्र में पैदा हुए थे। और इससे थोड़ा सा और ऊंचाई पर जाएंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, बहुत दूर जाएंगे तो तारामंडल आता है। तारामंडल आता है, ये भी तारों का समूह है। तो ऐसे
हमारे ब्रह्मांड क्या, हमारी मिल्की वे में 88 तारामंडल हैं जो अभी तक ज्ञात हैं। वैसे तो बहुत होंगे, लेकिन ज्ञात जो है, जिसको अभी तक ज्ञात किया जा चुका है, वो 88 तारामंडल, 27 नक्षत्र और 12 राशियां हैं। तो ये नक्षत्र और राशियों की सहायता से ज्योतिष शास्त्री जो है हमारी पृथ्वी पर व्यक्तियों को भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये वैज्ञानिकता पर जो है खरा उतरती है, क्योंकि देखिए हर नक्षत्र, हर तारे का, हर पिंड का अपना एक जो है प्रकाश है, और तारा कहते ही उसे हैं जिसका अपना खुद का प्रकाश हो और खुद का जो है ताप हो, यानी ऊर्जा और ताप जिस पिंड का स्वयं का है उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो ये सारे तारे, इनके पास रेडिएशंस है, इनके पास क्या है, स्वयं का रेडिएशंस है, और रेडिएशंस भी अलग अलग प्रकार की हैं। तो जब ये कोई भी व्यक्ति किसी नक्षत्र के जब जन्म लेता है तो हमारी पृथ्वी किस नक्षत्र में है, यानी हमारी पृथ्वी के सामने कौन सा नक्षत्र है, तो ये प्रभाव डालता है उसके रेडिएशन का मनुष्य के ऊपर, और वो प्रभाव आजीवन मनुष्य के ऊपर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो है फलाने नक्षत्र का पैदा हुआ व्यक्ति जो है इस तरीके से विद्वान होगा, या जुआरी होगा, शराबी होगा, तो नक्षत्र का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम 88 तारामंडल हैं, उनमें से कुछ तारामंडल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक तारामंडल हमारा है उर्सा मेजर, अर्सा मेजर या उर्सा मेजर कह सकते हैं। तो जो है ये तारामंडल, इसको बिग बियर भी कहते हैं, अर्सा मेजर को बिग बियर। कुछ इस तरीके से ये तारामंडल है। जैसे 7, इसमें तो बहुत सारे तारे हैं, लेकिन 7 तारों का ये समूह है, 7 तारों का ये समूह है इस तरीके से। ये है हमारा 1 2 3 4 5 6, और एक तारा और बनेगा, एक बड़ा बिंदु बनाते हैं तो दिखाई 2 3 4 5 6 7, ये। तो इस तरीके से ये 7 तारों का समूह, अगर इनको हम मिला दें तो ये क्या कहलाता है, अर्सा मेजर। ये क्या कहलाता है, अर्सा मेजर। ये एक तारामंडल है, कॉन्स्टलेशन है। अब देखिए इसी अर्सा मेजर की सहायता से हम पहचान करते हैं ध्रुव तारे की। ये अर्सा मेजर के जो हेड पर 2 तारे हैं, इस 2 तारे की सीधाई में ऊपर एक चमकीला तारा स्थित है, इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा। इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा को पहचानने के लिए हम जो है यहां से, मान लें यहां से एक पर्यवेक्षक खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है और वो देख रहा है दूरबीन की सहायता से। तो ये जो अर्सा मेजर की जो 2 हेड वाले तारे हैं, इन तारों की सीधाई में जब देखेगा तो आगे एक चमकीला तारा दिखाई देगा, जिसको क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। तो इस तरीके से इसको बृहद सप्तऋषि भी कहते हैं, अर्सा मेजर, या फिर इसको बृहद सप्तऋषि भी कहते हैं। ठीक है, अर्सा मेजर या बृहद सप्तऋषि। तो इसी प्रकार से एक है अर्सा माइनर, दूसरा क्या है, अर्सा माइनर। ये तो मेजर हो गया, और दूसरा है अर्सा माइनर। ये भी 7 तारों का समूह है, लेकिन इसे लघु सप्तऋषि कहते हैं। अर्सा माइनर को क्या कहते हैं, लघु सप्तऋषि। और इसी प्रकार से एक ओरियन है, एक समूह है तारों का जिसको कहते हैं ओरियन, मृग, इसको हिंदी में मृग कहते हैं। ओरियन भी तारामंडल है। और इसी प्रकार से हाइड्रा भी तारामंडल है, हाइड्रा। तो इस तरीके से 3-4 तारामंडल है, इनको ध्यान रखना है। ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ लेगा कि जो है ओरियन क्या है, हमारे ब्रह्मांड में ओरियन क्या है। तो ओरियन क्या है, तारामंडल है। अब पूछेगा ओरियन में, पूछ लेगा जो है क्षुद्र ग्रह है, तारामंडल है, या फिर गैलेक्सी है। तो आपको ध्यान रखना है ओरियन क्या है, तारामंडल है, और हाइड्रा क्या है, तारामंडल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है इन तारामंडलों को देख सकते हैं। अब हम तारामंडल देख लिए, अब इसके साथ में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे हमारे जो है आकाशगंगा में जो तारों का निर्माण होता है वो कैसे होता है। आकाशगंगा में तारों के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। जीवन चक्र, तारों का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। जीवन चक्र तारों का देखेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार देखेंगे, किस तरीके से एक तारा जन्म लेता है और मरता है। तो ये चीज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे।
देखिए पहले तो ये समझिए तारा क्या चीज है। तारा जो है, स्टार जो है, स्टार, इसकी परिभाषा में हम दो बातें याद रखेंगे। एक तो इसका स्वयं का क्या हो, लाइट हो। क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। लाइट के साथ 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 में इसमें ऊष्मा भी होनी चाहिए, हीट भी होना चाहिए। यानी हम तारा उस पिंड को कहेंगे जिसका खुद का प्रकाश हो और खुद का तापमान हो, ऊष्मा हो, तो उस पिंड को हम क्या कह सकते हैं, तारा कह सकते हैं। तो इस परिभाषा से अगर हम चंद्रमा की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो ये तारे नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के वे पिंड जो तारों के रिफ्लेक्शन से चमकते हैं, जैसे पृथ्वी है हमारी, अगर चंद्रमा से जा करके या अंतरिक्ष से जा करके पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देगी, लेकिन वो इसलिए चमकती है क्योंकि हमारे जो सूर्य है, जो हमारा सूर्य तारा है, उस सूर्य के रिफ्लेक्शन से वो चमकती है। तो इसलिए पृथ्वी और अन्य जितने भी ग्रह हैं वो सब तारा नहीं है। तो तारे की परिभाषा में हम लिख सकते हैं जिसका अपना खुद का लाइट हो और हीट हो। ठीक, अब देखिए तारे का जो निर्माण होता है, तारे के निर्माण की प्रक्रिया में हमने बताया था कि जो है महाविस्फोट के बाद जो है गैसों का बादल बना। महाविस्फोट के बाद जब बिग बैंग हुआ, एक जो सूक्ष्म गोलक था, जो छोटा लघु पदार्थ था, सूक्ष्म गोलक था, डार्क मैटर था, उसमें जब महाविस्फोट हुआ तो महाविस्फोट के साथ ही धूल के और धुएं के बादलों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से जब धूल और धुएं के बादल बन गए, जिसको नेबुला कहा गया, अब उस नेबुला में जो है हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसों की अधिकता थी। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी दो विरल गैसों की अधिकता थी, और वो दो विरल गैसें जो है हाइड्रोजन का संलयन शुरू हुआ हीलियम के रूप में। हाइड्रोजन का संलयन शुरू हुआ किसके रूप में, हीलियम के रूप में। तो जब संलयन होने लगा तो संलयन होने के कारण जो हमारा एक जैसी नेबुला है, अब इस नेबुला में, ये नेबुला जो गैसों का बादल है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की केंद्र में अधिकता है। और हाइड्रोजन, अब ये चूंकि सारे पिंड, ये गैस का ये बादल बहुत तेजी से घूम रहा है अपने अक्ष पर, तो घूमते घूमते इसमें क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ। घूमते घूमते इसमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ, और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हाइड्रोजन गैस का संलयन शुरू हुआ, फ्यूजन शुरू हुआ, हीलियम में बदलने लगा। तो हीलियम में बदलते बदलते ये नेबुला जो है एक जलता हुआ पिंड बन गया, एक जलता हुआ पिंड बन गया, जिसको क्या कहा गया, स्टार कहा गया। अब इसमें ये प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है, और सभी तारों का निर्माण आज से, अभी से 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व जो है हमारे ब्रह्मांड में तारों की उत्पत्ति हुई है। तो पीटी का प्रश्न बनता है, तारों की उत्पत्ति कब हुई, तो करीब 5 से 6 अरब वर्ष पहले। और जो है आकाशगंगाओं की उत्पत्ति की बात करें तो आकाशगंगाओं की उत्पत्ति आज से 12 अरब वर्ष पहले हुई, और 15 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था, बिग बैंग हुआ था। क्या हुआ था, बिग बैंग हुआ था। 15 अरब वर्ष पहले बिग बैंग हुआ, 12 अरब वर्ष पहले आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, और उन आकाशगंगाओं में हाइड्रोजन हीलियम गैसें फ्यूजन करने लगी, तो तारों का निर्माण होना शुरू हो गया 5 से 6 अरब वर्ष पहले। तो हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है और हीलियम में वो परिवर्तित हो रही है, तो इस तरीके से स्टार बन गया। अब ये स्टार धीरे धीरे, अब ये ऐसा तो है नहीं कि जो है हाइड्रोजन हीलियम अनंत है, अनंत तो है ही है, लेकिन कभी ना कभी तो खत्म होगा। तो हमारी इस ब्रह्मांड को उत्पन्न हुए बहुत साल हो गए हैं, तो इस दौरान हमारी इस गैलेक्सी में बहुत सारे जन्म लेते हैं और खत्म भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, जन्म भी ले रहे हैं। तो अब ये खत्म कैसे होते हैं, मान लो ये तारा बन गया, अब ये तारा बन गया और ये घूम रहा है और हाइड्रोजन हीलियम में जो है कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते होते तो एक समय ऐसा आएगा कि केंद्र का जो हाइड्रोजन है वो खत्म हो जाएगा, केंद्र का हाइड्रोजन यानी ईंधन खत्म हो जाएगा, केंद्र का ईंधन खत्म हो जाएगा, और इसके बाहरी आवरण में जो है अभी भी संलयन जारी है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। तो इस तरीके से ये जो है इसका फैलाव हो जाएगा, ये एक दानों के आकार में बदल जाएगा। स्टार जो है वो दानों के आकार में बदल जाएगा, दानों के आकार में बदल जाएगा, और इसका रंग हो जाएगा लाल। इसका रंग कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये दानों के आकार का हो जाएगा, इसीलिए इसको रेड जाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त दानों, रेड जाइंट क्या कहा जाता है। दूसरे स्टेज में रक्त दानों का निर्माण हो गया, यानी स्टार अब जो है इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब तारे की लगभग 90% ईंधन खत्म हो जाती है तो वो किस में बदल जाता है, रेड जाइंट में। किस में बदल जाएगा, रेड जाइंट में, या फिर
लाल दानों में बदल जाता है। और अब इसके बाद दो स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए, एक वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको 1983 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल भी मिला था। उन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी थी। तो उन्होंने बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में जो है, चूंकि सूर्य हमारा केंद्र है, ब्रह्मांड में नहीं, मतलब हमारे सौर मंडल का केंद्र सूर्य है, तो सूर्य के सापेक्ष ही सारे तारों का हम जो है गणना करेंगे, सारे तारों को लेकर चलेंगे। तो उन्होंने बताया था कि सूर्य का जो द्रव्यमान है, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 द्रव्यमान का 1.44 द्रव्यमान का मास ऑफ सोलर, एमएस मतलब मास ऑफ सन। तो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 द्रव्यमान का जो ऑब्जेक्ट है, जो पिंड है, तारा है, उसको एक सीमा रेखा मान लिया गया। 1.44 रेखा को 1.44 द्रव्यमान में जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे, पिंड आएंगे, उनको हमने एक क्या मान लिया, आधार मान लिया। अब सूर्य से इससे जो छोटे होंगे, सूर्य से 1.44 यानी 1.5 गुने द्रव्यमान से जो छोटे होंगे सूर्य से, यानी सूर्य से ऐसे मान सकते हो कि जो कम द्रव्यमान वाले होंगे, 1.44 एमएस से कम द्रव्यमान वाले होंगे, एक तो वो स्थिति उत्पन्न होगी, और दूसरी स्थिति ये उत्पन्न होगी जो 1.44 द्रव्यमान से अधिक होंगे। सूर्य से 1.44 द्रव्यमान यानी सूर्य से 1.5 गुना अधिक होंगे, सूर्य से 1.5 गुना छोटे होंगे, या सूर्य से 1.5 गुना से भी अधिक होंगे जो, तो दो स्थिति उत्पन्न होगी तारों की खत्म होने की, जो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर, अब यहाँ पीटी का प्रश्न बनेगा कि चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित है, तो चंद्रशेखर सीमा जो है एक ऐसी सीमा है जहां पर सूर्य के द्रव्यमान की तुलना जो है ब्रह्मांड के अन्य तारों के द्रव्यमान से की जाती है, जिसको आधार रेखा जो माना गया है वो 1.44 द्रव्यमान का माना गया है। सूर्य के द्रव्यमान का यानी 1.5 गुना या उससे अधिक जो होगा वो जो है ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन तारे में, और जो उससे कम होगा वो जो है व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा। तो जो छोटे वाले, जो इससे कम द्रव्यमान वाले होंगे, 1.44 से कम द्रव्यमान वाले होंगे, वो तारे किसमें बदल जाएंगे, व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएंगे। किसमें, सफेद दानों में, सफेद वामन में बदल जाएंगे। ऐसे तारे व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन में बदल जाएंगे। किसमें, श्वेत वामन में बदल जाएंगे। और ये श्वेत वामन का जब ईंधन, यानी यहाँ पर 95% ईंधन खत्म हो जाएगा, जो हमारे सूर्य से या 1.5 गुने कम या उससे भी छोटे जो तारे होंगे, उनका जब ईंधन खत्म होगा 95% के आसपास, यानी यहाँ पर अब हाइड्रोजन बिल्कुल ही खत्म हो गया, 5% बचा है, और हाइड्रोजन खत्म होकर के जो है उसका चमकना भी धीरे धीरे खत्म हो गया, तो ये बिल्कुल सफेद पड़ जाएगा। ये कैसा पड़ जाएगा, सफेद, और बौना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे सर्कस में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो आदमी होते हैं, जिसको बामन कहते हैं, बौना कहते हैं, तो ये श्वेत वामन में बदल जाएगा। और यही श्वेत वामन जो है, इसी को एक नाम और दिया गया है, जीवाश्म तारा। चूंकि ये तारे का क्या है, इसमें थोड़ा सा अभी जीवन बचा हुआ, अभी थोड़ा सा जुगमगा रहा है, चमक रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फॉसिल स्टार भी कहते हैं। किसको, व्हाइट डॉर्फ को फॉसिल स्टार भी कहा जाता है। और ये व्हाइट डॉर्फ जो है फिर बाद में जा करके ब्लैक डॉर्फ में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ब्लैक डॉर्फ में काला वामन में बदल जाएगा। तो एक स्थिति तो ये हो गई, यानी सूर्य से छोटे जो तारे होंगे वो इसमें बदल जाएंगे। और जो सूर्य से बड़े वाले तारे होंगे, सूर्य से 1.5 गुने बड़े वाले तारे जो होंगे, वो किसमें बदल जाएंगे, वो जाकर के सुपरनोवा में बदलेगा। वो हो जाएगा सुपरनोवा, अभिनव तारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, सुपरनोवा या अभिनव तारा। अब इसमें होता क्या है कि जब हाइड्रोजन गैस संलयित होकर हीलियम में बदल गई, तो धीरे धीरे करके ये जो है कार्बन में बदल जाए, जो जलती जाएगी, खत्म होती जाएगी गैस, वो कार्बन में बदलती जाएगी, कार्बन में परिवर्तित हो जाएगी, और कार्बन पुनः जो है बदल करके एक सॉलिड, लोहे जैसे सॉलिड पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कि ठोस पिंड बन जाएगा, सुपरनोवा एक ठोस पिंड बन जाएगा, और इसमें फिर विस्फोट होगा, एक पटाखा लगेगा। महाविस्फोट नहीं होगा, लेकिन सुपरनोवा में एक विस्फोट होगा। बिग बैंग तो बहुत बड़ा विस्फोट था, सुपरनोवा एक पटाखा विस्फोट होगा, और ये श्वेत वामन से बड़ा है। तो सुपरनोवा में विस्फोट होगा, तो इसकी कुछ स्थितियां बनेंगी। इसमें जो है, चूंकि अब
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब खत्म हो गए हैं, ये तारा न्यूट्रल हो गया, तारा न्यूट्रल हो गया, ईंधन खत्म हो गया, तो इसको न्यूट्रल स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल स्टार भी कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूट्रल स्टार। और सबसे चमकीले तारे जो इसमें बचे रहते हैं उसको कहते हैं पल्सर और क्वेसर। क्या कहते हैं? पल्सर और क्वेसर। तो पल्सर और क्वेसर जो है क्या है, ये सबसे चमकीले तारे हैं सुपरनोवा के, सुपरनोवा के, यानी ये अभी बुझने की